दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमें 11th और 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश के इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स को। जी हाँ, ये मेरी जो वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो होने वाली है। अगर आप चाहते हो ये जो मेरी सीरीज चालू है और रोजाना में जो 1 बजे ये वीडियो डालता हूँ, अगर आप चाहते हो कि लगातार मैं ये मेंटेन करके रखो और चीजें आपके लिए लाता रहो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं राइटिंग स्किल के साथ। अब राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको 12 टॉपिक्स है। 12 टॉपिक हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, इनमें से हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स ऐसे जो हमें अटेम्प्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उन्हीं चीजों का आज हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 4 ए में आता है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। तीसरा जो आता है स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को। चौथा जो आता है रिव्यू, ब्लॉग, अपील। अभी जो मेरे क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 4 डी, अभी इन सभी में से आप देखोगे तो हमें हर एक में 3-3 क्वेश्चन है। तीनों में से हमें कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर हमें टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हर एक का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। ठीक है, टोटल वेटेज की अगर बात करूं तो 16 मार्क्स का वेटेज है राइटिंग का अकेले। चलिए बात करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। इनमें से अगर आपको कहा जाए कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा कि आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करिए, क्योंकि टाइम भी आपका अच्छा खासा बचेगा और लिखना भी आपका लेंथी नहीं, स्कोर भी ज्यादा रहेगा। और लिखते टाइम आपको क्या, अब आपको एक क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको एक वर्चुअल टेलीफोन कॉल दिया रहेगा। ठीक है, अब लिखते टाइम आपको क्या क्या डेट लिखना रहेगा, टाइम लिखना रहेगा। ठीक है, जो भी पर्सन को आप क्या कर रहे हो लेटर लिख, जो मैसेज लिख रहे हो उसका नाम, दैट इज रिसीवर का नाम लिखना रहेगा। फिर मैसेज की एक बॉडी लिखनी रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ सेंडर का नाम, मतलब जो मैसेज लिख रहा होगा उसका नाम लिखना रहेगा। जनरली ये जो चीजें हैं, रिसीवर का नाम, सेंडर का नाम, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पूरा जो कन्वर्सेशन होगा उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वही लिखना रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट खुद से ऐड करना नहीं है। ठीक है, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का क्या यूज करना और लैंग्वेज को सिंपल रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सुरजीत। डू नॉट लीव एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और ऐड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। क्या बोला गया, शेखर इज दिस। अब शेखर कॉल करते हैं, शेखर कॉल करके बोलते हैं क्या ये वो टेलीफोन नंबर है। तो अमृता बोलती है हाँ यस, कौन बात कर रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ। तो शेखर बोलता है मैं शेखर बात कर रहा हूँ, मुझे सुरजीत से क्या बात करनी है, मैं उसका दोस्त हूँ आईएचएम गोवा से। फिर अमृता बोलती है हाँ मैं उसकी सिस्टर बात करूँ, सुरजीत एक्चुअली अभी घर पे नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर बाद फोन कर सकते हो या फिर बाद में फोन कर सकते हो। तो शेखर बोलता है मैं बाद में थोड़ा बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मेरी प्लेसमेंट होटल मुंबई में मिली है और मुझे सारी फॉर्मेलिटीज क्या कंप्लीट करनी, क्योंकि मैं इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहता हूँ और ये न्यूज मैं सुरजीत को देना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बदले वो न्यूज उनको दे सकती हो। और साथ ही साथ उनको बोलना कि जैसे ही उसे नया फोन नंबर मिलेगा तो वो उसे कांटेक्ट क्या करेगा और उसको दे देगा नंबर। अमृता बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी, बाय और ऑल द बेस्ट, उसको विश क्या करती है। ये पूरी कन्वर्सेशन है, एग्जामिनेशन में भी आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब ये देखो पूरा मैंने बना के रखा है फॉर्मेट आंसर। सबसे पहली चीज डेट देखो, 30 सितंबर लिखने का फॉर्मेट देखो क्या लिखा है, 30 सितंबर कॉमा और टाइम लिखा है जितने बजे भी आपने मैसेज लिखा होगा वो। फिर उसके बाद सुरजीत रिसीवर कौन है। अब अमृता की बात किससे हुई थी, शेखर से। शेखर ने कहा अमृता को कि आप सुरजीत को बता देना। ठीक है, तो मैसेज किसको देना है, सुरजीत को देना है, तो सुरजीत लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो लाइन से लिखिए, योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से दैट ही हैज गॉट प्लेसमेंट इन द होटल मुंबई। देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि मैंने पहले फोन उठाया, उसने बोला कि मैं शेखर बात, ये टेलीफोन नंबर है, तो मैंने पूछा कि कौन बात कर रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ, मैं उसकी बहन बात, ये सब नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेखर का कॉल आया था, तुम्हारे दोस्त शेखर का कॉल आया था, उसने बोला कि उसे प्लेसमेंट मिल गई, कहाँ पे, होटल मुंबई में। ठीक है, अभी वो प्रेजेंट में बिजी है सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसने कहा जैसे उसका नया सेल नंबर आएगा वो तुम्हें दे देगा और तुमसे क्या मिलेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे फिर लिखा किसने था, शेखर ने अमृता से बात की। अमृता किसको मैसेज दे रही है, सुरजीत क्यों दे रही है, तो बट ऑब्वियस बात सेंडर कौन है, अमृता है, तो यहाँ पे सेंडर्स का नाम कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही कम लिखना होता है, बहुत ही फॉर्मेट भी बहुत सिंपल फॉर्मेट है। तो अगर ये आप एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करते हो तो आपके लिए ज्यादा स्कोरेबल रहेगा। प्लस इंग्लिश के पेपर में होता है क्या कि पेपर लेंथी होता है और जनरली पेपर लेंथी होता है, तो हमें हमारी टेक्निक कुछ इस तरीके से यूज करनी है कि हमारा टाइम भी बचे और स्कोर भी हम ज्यादा कर पाए, तो इसलिए मैंने ये वाला कहा। फिर इसके कंपैरिजन में बाकी चीजें भी बता रहा हूं लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी होंगी। पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अब ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन हम लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कब लिखा जाता है, जब कभी भी हम पर्सनलाइज एडमिशन के लिए क्या हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं किसी यूनिवर्सिटी या फिर पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, एक ब्रीफ ऐसे होता है जहां पे हम खुद को क्या डिफाइन करते हैं,
जनरली ये कुछ 500 वर्ड्स, बेसिकली आपके 5 से 6 पैराग्राफ में आपको चीजें लिखनी रहती है। पहला पैराग्राफ हमेशा आपके एम्स और गोल्स क्या उसके बारे में रहेंगे। दूसरा पैराग्राफ क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप ये कोर्स चूज कर रहे हो। तीसरा ये पर्सनल क्वालिटीज क्या, आपकी हॉबीज क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप किस किस में इन्वॉल्व हो। फिर चौथे पैराग्राफ में आपको रहना रहेगा, लिखना रहेगा एक्सपोजर क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इंटर्नशिप कही क्या इंटर्नशिप की है, प्रोजेक्ट किया तो कौन सा प्रोजेक्ट किया था। फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ जहां पर आप लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव क्या है आपका, उसके बारे में आप लिखते हो, और जो रहना चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रीड द पर्सनल डिटेल्स गिवन बिलो एंड प्रिपेयर अ सुटेबल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस स्टडीज, यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड योर फैमिली बिजनेस इन फ्यूचर। In your junior college, you have opted for commerce, scored well in your standard 10th board examination. You made a profit in the stall you had put up in the business fair organized by your school college. Your hobbies are playing cricket, hockey. You get along well with people. अब यहाँ पे आपको पूरी कंडीशन दी, आपको बताया गया है कि बेसिकली आप क्या क्या हो। आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा किया था, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने कॉमर्स लिया था 11th 12th में, साथ ही साथ आपने एक स्टॉल भी लगाया था जहाँ पे आपने अच्छा खासा क्या किया था, प्रॉफिट अर्न किया था। और आप कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, क्रिकेट और हॉकी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे पूरी चीजें लिखी गई है, मैं इसको रीड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगी। अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको रीड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको देखो, मैंने क्या बताया, 4 से 5 पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे पैराग्राफ का स्टाइल पे देखो, आई बिलोंग टू अ फैमिली विच हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन बिजनेस। अब देखो जितनी भी चीजें, देखो क्वेश्चन में जब जनरली पॉइंट्स मेंशन रहेंगे तो आपको उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट लिखना है। हाँ, अगर पॉइंट्स नहीं मेंशन है, कंटेंट नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो, लेकिन जब दिया तो हमें उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। माय फादर इज द थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन, आई ग्रू अप मीटिंग रिलेटिव्स हु आर आल्सो बिजनेसमैन। यहाँ पे पूरा बता दें कि मेरे रिश्तेदार भी बिजनेसमैन है, ठीक है, मेरे फैमिली में मेरे पापा थर्ड जनरेशन है जो बिजनेस क्या रन कर रहे हैं। नेचुरली आई हैव नेवर थॉट ऑफ परस्यूइंग एनी करियर अदर देन बिजनेस, और नेचुरली मैंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि मैं बिजनेस के अलावा कोई और करियर क्या करूंगा, मैं चूज करूंगा। फिर क्या बोला है, माय फैमिली बिजनेस इज डूइंग क्वाइट वेल, बट द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बिजनेस चेंजिंग रैपिडली, टू कीप अप विद द चेंजिंग टाइम्स आई मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अब इन्होंने रीजन बताया कि अब ये रीजन एक्सप्लेन करें कि मैं कोर्स ऑप्ट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस है वो रैपिड टाइम में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब मॉडर्न डेवलपमेंट जो हो रहे बिजनेस में, उससे के साथ क्या एक अपग्रेड होने के लिए मुझे इस कोर्स में क्या इन्वॉल्व क्या होना है, ये इन्होंने बताया। I did exceedingly well in standard 10 board examination, scoring excellent marks in maths and English। अब इन्होंने अपने बारे में बताया, ठीक है। फिर ऐसे ही उन्होंने आगे भी चीजें क्या की हुई आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बस जिस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया है, एक्चुअली ये पीछे वाला पैराग्राफ कंटिन्यू है यहाँ पे। हाँ, फिर क्या बोला, अब ग्रुप डिस्कशन दिया है, फॉर्मल डिस्कशन दी जाएगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पार्टिसिपेंट्स को एनालाइज करना रहेगा टॉपिक को, और उनका जो भी व्यू होगा, जो भी ओपिनियन होगा वो बताना रहेगा, ठीक है। डायलॉग रिटर्न फॉर्म में होंगे, एटलीस्ट 3 से 4 लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बोला है। इट इज नेवर टोल्ड कि ये 1-2 लोगों के बीच में बात है, ग्रुप डिस्कशन कम से कम 3 या 4 लोगों के बीच में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट जो डायलॉग का है वो यूज करना है, जैसे आप डायलॉग राइटिंग करते हो ना जनरली, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अब वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, फ्रेजेस सही यूज करने, एक्सप्रेशन यूज करने, टेंसेस प्रॉपर होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। क्या बोला गया है, एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड गर्ल स्टूडेंट इन योर स्कूल, इन योर क्लास, हु हैज रिसीव्ड एडमिशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज अब्रॉड, नीड्स monetary help to pursue further studies there. Have a group discussion amongst your friends to seek solution to help her. Write 4-5 views in the form of dialogues. अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि आपके स्कूल में आपकी दोस्त है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप मिली है, उसको एक चांस मिला है कि वो फॉरेन स्टडीज क्या कर सकती है, तो उससे रिलेटेड ही आप किस तरीके से उसकी इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्या डिस्कस करना है। अब यहाँ पे अच्छे को 1 2 3 4 लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, रियान, इग्विन, कनिका और तबू, ठीक है। क्या बोला गया, वेल फोक्स, फोक्स मतलब ग्रुप, ठीक है। वी नीड टू डू समथिंग अर्जेंटली इन तेजस्विनी's केस, हमें कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा तेजस्विनी के केस। अब यहाँ पे आप देखना, जब लिखा गया तो सबसे पहली चीज फर्स्ट पर्सन का नाम लिखा गया, फिर कोलन दिया गया, फिर चीजें स्टार्ट की गई है, दिख रहा है। Manish shouldn't come in the way of her pursuing further studies. My parent offered 50,000 right away. अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हमें जो तेजस्विनी है, तेजस्विनी की हमें हेल्प करनी चाहिए, उसके रास्ते में किसी भी तरह की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आनी नहीं चाहिए, इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने क्या 50,000 क्या रेटली दे दिया।
फिर एक दिन बोलती है मैंने भी 1 लाख का लोन लिया मेरे पेरेंट्स से और मैं उसे अब पार्ट टाइम जॉब करके क्या मैं छुट्टा क्या कर दूंगी 3 साल के अंदर अंदर और मैं उसे करके दे दूंगी, ठीक है। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त की क्या मदद कर पा रही हूँ। कनिका बोलती है ओनली वे बिफोर मी वॉज टू आस्क फॉर एन एडवांस फ्रॉम माई म्यूजिक ट्रिप। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं अपने म्यूजिक ट्रिप से क्या एडवांस मांग सकूं। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी अभी डोंट गेट टू मेनी बुकिंग ऑफ लेट, अब हालांकि हमें बहुत सारी बुकिंग्स नहीं मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ कितने जे 75,000 क्या दिए, क्या वो सही अमाउंट रहेगा। फिर तबू बोलती है वी थॉट यू विल रेज अ हेफ्टी अमाउंट सम। तबू मजाक में बोलती है ठीक है कि मैं सोची कि तुम इतनी महान सिंगर हो तो तुम और ज्यादा अमाउंट क्या इकट्ठा करो, जैसे दोस्तों में मजाक उड़ता है ना वैसे। Okay, jokes apart. In my present case, my brother offered a donation of his 2 lakh right away, no condition, no strings. अब ये बोलती है कि देखो मेरे भाई ने सीधा सीधा 2 लाख रुपए दिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं रखी, कोई भी स्ट्रिंग नहीं, उसने डोनेशन दिया एक तरह का, ठीक है। फिर वहीं पे रियान बोलती ओके नाउ वी हैव पुल्ड 4.25 lakhs that will bank roll Tejwani's fee, travel, initial expenses, etc. She should be able to take up a summer job to meet her further expenses. Let's now congratulate ourselves for being a such good friends. वहां पे रियान क्या बोलती है हमने टोटल 4.25 lakhs हमने जमा कर दिए, अब ये उसके इनिशियल रेंट के, रहने कहने के, खाने पीने के खर्चों को क्या मैनेज करेगा और हम एक दूसरे का कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स क्या बन पाए। तो इस तरीके से पूरा कन्वर्सेशन किया गया। जनरली हम जैसे डायलॉग राइटिंग लिखते हैं वैसी हमें चीजें लिखनी रहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट और इंटरव्यू क्वेश्चन, इनमें से सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगा आप जा सकते हो, आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो। सबसे पहली चीज ईमेल राइटिंग है, ये पूरा है। देखो सबसे पहली चीज आपको ईमेल आईडी लिखनी रहती है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको लिखना रहेगा सीसी और बीसी। सीसी मतलब क्या होता है कार्बन कॉपी, बीसी मतलब क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी में होता है जब कभी आप मेल डालते हो और अगर सीसी में अगर आप किसी और पर्टिकुलर बंदे का मेल डालते हो तो सेम जो मेल होगा वो क्या चला जाएगा, वो उस दूसरे पर्सन को भी साथ में चला जाएगा, ठीक है। उसकी कॉपी चली जाएगी कि आपने ये पर्टिकुलर मेल क्या एक सामने वाले बंदे को क्या भेजा हुआ था, ठीक है। और ये जो सीसी है ये जिसको भी आपने मेल भेजा होगा, रिसीवर जो भी होगा उसको भी पता चलेगा कि आपने इसको मेल भेजा था। बीसीसी में भी क्या है, बीसीसी भी सेम तरीके से वर्क करता है, बस फर्क ये होता है कि सीसी में जब आप मेल सेंड करते हो रिसीवर को तो उसको भी पता चलता है कि आपने इसकी एक कॉपी और किसको भेजी हुई। लेकिन जब बीसीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रिसीवर को पता नहीं चलता है कि मेरे अलावा और किसको ये मेल भेजा गया है, यही फर्क है। मेल लेटर सैल्यूटेशन पता ही आपको, डियर सर डियर सर मैडम। पहले पैराग्राफ में सबसे पहली चीज मेल आपने लिखा क्यों है वो आपको मेंशन करना है। अगर जॉब के लिए लिखा है तो जॉब टाइटल क्या आपकी वो मेंशन करना है। सेकंड पैराग्राफ आपकी क्वालिफिकेशंस क्या, अगर आपने जॉब के लिए लिखा है स्किल्स क्या है, या फिर अगर प्रॉब्लम में लिखा है तो आपकी प्रॉब्लम क्या, उसको आपको प्रॉब्लम का मेन पर्पस क्या वो आपको मेंशन करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको ईमेल आपको कंक्लूड करना है, ठीक है, कंक्लूड करना है क्या एक रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एक प्रॉब्लम में है मेल है तो आपको सजेशन या फिर रिस्पॉन्स के लिए क्या पूछना है। क्लोज ईमेल में ईमेल सिग्नेचर होना चाहिए, पहला नाम आना चाहिए, लास्ट नाम आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए अगर जरूरी है, और फोन नंबर। अब यहाँ पे कंटेंट के लिए 2 मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको। अब ये पूरा फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट भी एग्जाम में इसी तरीके बना के रखना है, जैसे टू armacon@gmail.com, सब्जेक्ट दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सेम चीज जैसे लेटर आप लिखते थे वैसे लिखना है। देखो डियर सर डियर मैडम, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 2 March 2022। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर इन योर कंपनी। पहले ये एक जॉब लेटर है, जॉब मेल है, तो देखो सबसे पहली चीज जॉब के बारे में बात की गई है कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में और मैं विश करता हूं कि मैं इस जॉब के लिए क्या अप्लाई करूं। आई एम ए सिविल इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास 66% फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने अपना बीई कंप्लीट किया कौन से ईयर में, 2018 में, ठीक है, जहां पर मैंने 2 साल एज अ ट्रेनी काम किया एक बैंक में, स्पेशलाइज मैंने होम लोन्स में। आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पुणे एज अ सीनियर सुपरवाइजर फॉर द पास्ट 2 years। और मैं पुणे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, ठीक है, एज अ सीनियर सुपरवाइजर। और मैं अपना जो प्रोस्पेक्ट है वो इंप्रूव करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद माई इंटरेस्ट रहता है, मेरी इंटरेस्ट या रीडिंग, ट्रैवलिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं अश्योर करता हूँ कि मैं अपनी पूरी डेडिकेटेड सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे पोस्ट के लिए कंसिडर क्या कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में इन्होंने क्या किया, अपने सारे फोटो कॉपीज अपने क्वालिफिकेशन डिग्रीज की फोटो कॉपीज डाली। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अजिंक्य जय शर्मा। अपना एड्रेस लिखा हुआ भाई ने और एनक्लोजर में जो भी डॉक्यूमेंट डाले वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट में बस ये चीज है कि जब आप लेटर लिखते थे व्हाट यूज्ड टू डू इज कि आप एड्रेस लिखा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गई, आपको ईमेल एड्रेस लिखना सामने वाले का
और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, बस इतना लिख दिया, दैट्स इट, काम आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बड़ा ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको इंट्रोडक्शन या फिर हेडलाइन दी रहेगी क्वेश्चन में, अब उसके हिसाब से आपको हेडलाइन, प्लेस, डेट और मेंशन करना रहेगा। पैराग्राफ आपको, पैराग्राफ विल गिव द न्यूज इन डिटेल, पैराग्राफ जो रहेगा वो न्यूज जो है डिटेल में बताएगा। पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना, हमेशा दूसरों के ओपिनियन क्या है वो बात करना है। हमेशा आपने कभी भी देखा होगा कि जब कभी भी एक रिपोर्ट आती है या फिर न्यूज रिपोर्टिंग होती है, तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो न्यूज रिपोर्टर होता है वो कभी उसको क्या लगता है उसके बारे में नहीं बताता, दूसरों को क्या लगता है उस चीज के बारे में बताता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखनी। कंटेंट के लिए 2 मार्क्स है, लैंग्वेज आप किससे किससे यूज कर रहे हो उसके लिए 1 मार्क्स है, और कितना सही लिख रहे हो उसके लिए 1 मार्क्स है। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या बोला गया, राइट अ न्यूज आइटम ऑन द फॉलोइंग हेडलाइन विद अ प्रॉपर डेट, टाइम, डेटलाइन, लीड, इंट्रो पैराग्राफ एंड शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। इंडिया विंस T20 सीरीज। अब सीधा हेडलाइन दिए गए तो आपको टाइटल लाना है, इंडिया विंस T20 सीरीज, किसने लिखा, बायो स्पोर्ट रिपोर्टर। अब एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ेगा, सबसे पहली चीज हुआ कहां पे था, वो जगह का नाम लिखना है, कॉमा डालना है। अब जैसे 4 अगस्त को इवेंट हुआ था तो आप 4 अगस्त नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 अगस्त लिखो। अगर इंडिपेंडेंस डे का लिखने गया, इंडिपेंडेंस डे को क्या इवेंट हुआ था वो लिखने जा रहे हो, तो 15 अगस्त नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 16 अगस्त डेट लिखोगे। कोलन डाला, कोलन लिखते टाइम अब यहाँ पे पूरा आ गया, ठीक है। क्या लिखा है, इंडिया बीट्स वेस्ट इंडीज बाय 22 रन्स टू विन द सीरीज इन अ थ्रिलिंग फिनाले हियर, watched by thousands of cheering spectators. India scored 201 for 6 wickets. ये चीज अब कंटेंट है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। सेंट इनटू अ बैट आफ्टर विनिंग टॉस। अब देखो एक पैराग्राफ बनाया गया, अब जब पैराग्राफ चालू हो गया, जनरली यूजुअली हम पहले क्या किया करते थे, जहां पे फुल स्टॉप आता था वहां से हम लिखना चीजें स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जहां से आपने पहले स्टार्ट किया है वहीं से दूसरा पैराग्राफ चालू होगा। सेम चीज यहाँ पे चली, 4 3 4 4 5 लाइन की आपकी जाएगी सेकंड पैराग्राफ, फिर वापस से यहाँ देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, आपको राइटिंग, आपका रिपोर्ट राइटिंग का लिखना रहता है, ठीक है। और हमेशा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तो हमेशा चीजें आप क्लियर करके रखना और चीजों को कवर करके रखना, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में क्यों कहता हूं इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट दिए रहते हैं। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन मस्ट बी रिटन। देखो हमेशा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको आंसर नहीं लिखना रहता है। दूसरी चीज, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, यहाँ पे नॉट लिखना टीम भूल गई है, ठीक है। WH क्वेश्चन लिखने चाहिए और रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। अब फॉलोइंग पॉइंट बेस्ड होने चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, सबसे पहले चीज आपको गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। स्टार्टिंग में आपको 2 लाइन गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन दिए गए, इंस्पिरेशन, हु इज योर इंस्पिरेशन, आप देख सकते हो। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम वाज द स्ट्रगल डू यू फेस ड्यूरिंग योर स्ट्रगल टाइम, आप ऐसे लिख सकते हो। हाउ योर फैमिली सपोर्टेड इन योर स्ट्रगलिंग टाइम्स, व्हाट आर अचीवमेंट्स, व्हाट आर योर ड्रीम प्रोजेक्ट्स, what kind of message would you like to give to our spectators, फिर या फिर ऑडियंस। क्वेश्चन जो हमेशा होने चाहिए पोलाइट होने चाहिए, नहीं ये बता रहे जल्दी जल्दी, ये सब नहीं करने का। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे क्या बोला है, you are asked to conduct an interview of a famous singer, famous set of 8 क्वेश्चन। अब क्या बोला गया कि आपको बोला गया कि आपको एक फेमस सिंगर का इंटरव्यू लेना और आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे सेट करने के लिए बोले गए। सबसे पहली चीज, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज लेट मी कांग्रेचुलेट यू ऑन द सक्सेस ऑफ योर रिसेंट एल्बम, मैं आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या क्या सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन फॉर्मल। Could you tell us something about your early life and education? क्या आप अपनी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में कुछ बता सकते हो सिंगर बनने से पहले के, ठीक है। एट व्हाट एज डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग, किस उम्र में आपने सिंगिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। हु वाज योर गुरु और मेंटर, आपकी गुरु या फिर मेंटर कौन थे। हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस एवरी डे, हर दिन आप कितने टाइम तक रियाज करते हैं। हाउ डिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट इन योर एम्बिशन, मैंने आपको बताया ही, ठीक है। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड द अवार्ड्स यू हैव रिसीव्ड, ये भी मैंने बताया अचीवमेंट से रिलेटेड। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, ड्रीम्स आ गए। एंड फाइनली व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू बर्डिंग सिंगर, उभरते हुए सिंगर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्या अलाइन की जाती है। जनरली आपको इंटरव्यू में क्या किया जाएगा, इंटरव्यू में ऑलरेडी आपको पॉइंट्स दे रहेंगे और उस पॉइंट के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने रहेंगे और वो कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है, टाइम भी कम लगता है और आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, गुड बाय, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4C में आते हैं, स्पीच राइटिंग एंड कंपेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब इसमें अगर मैं बात करूं, आप स्पीच राइटिंग से भी जा सकते हैं या फिर आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से भी जा सकते हैं, दोनों में से आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर चॉइस हो सकती है। स्पीच राइटिंग में ये सब नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको पता ही है स्पीच राइटिंग कैसे लिखना रहता है, ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है, सबसे पहली चीज जब कभी भी स्पीच हम लिखना चालू करते हैं, सबसे पहली चीज एक टाइटल आता है जो हमें लिखना रहता है, जैसे दिया है सेव वाटर सेव लाइफ दिया हुआ है। अब हम जब कभी भी स्पीच लिखते हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। माई सेल्फ सो एंड सो या फिर respected teachers, respected judges and my dear friends,
ये भी आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है respected judges and members of the audience, a very good morning to all of you. Today on the World Environment Day, I would like to say a few words on one of the basic necessities of the life, that is water. अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा इंट्रोड्यूस किया गया, respected teachers, judges and all my dear friends, good morning to one and all. ठीक है, today on the occasion of Environment Day, I'm over here to speak on the one of the basic necessities of the human beings, that is water. खत्म। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे चीजें लिखी है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप स्पीच लिखते हो तो स्पीच लिखते टाइम आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हमेशा रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स, ये सब से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, जब कभी भी आप स्पीच रख रहे हो तो हमेशा आप क्या करो, आप रिटोरिकल क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो। क्वेश्चंस पोलाइट क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप ऑडियंस से पूछने की कोशिश करो, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो हमेशा आपको क्या करना है, आपको टाइटल देना है। और चौथी चीज ये होनी चाहिए कि लास्ट में जब आप एंड अप करो तो आप एक स्लोगन से एंड अप करो और एक थैंक यू से एंड अप करो, जिससे आपकी स्पीच बहुत अच्छी दिखती है। स्पीच को भी आप 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो इजिली। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्टरी पार्ट रखो, दूसरे पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो, आप जो है मेन कंटेंट जो है वो उसके ऊपर फोकस करो। लास्ट में आपको कंक्लूजन वाला करना है और लास्ट में एक प्यारा सा स्लोगन आप लिख दो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको आपका स्पीच क्या लिखना है। अब यहाँ पे 2-2 पेज की स्पीच लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेज आपने लिखा स्पीच के लिए बहुत ज्यादा इनफ है, क्योंकि 4 मार्क्स की चीज है। ठीक है, कंपेयरिंग की बात करूं तो कंपेयरिंग बेसिकली आपका जो हम कॉलेजेस में जो एंकरिंग करते हैं, ठीक है, वो आपकी कंपेयरिंग होती है। क्या बोला गया, स्टिमुलेट एन इंटरेस्ट इन द क्राउड एंड गिव द आइडिया अबाउट द प्रोग्राम, glorify the performance, all the performance with the appropriate comments and appreciation, and ensure enthusiasm among the viewers with the active response। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है। इमेजिन दैट यू अर्चना आर कंपेयरिंग द टीचर्स डे। अब क्या बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि आप एक अर्चना हो और आपके टीचर्स डे के दिन आप क्या कंपेयर करो, यानी फंक्शन क्या होस्ट कर रहे हो। ठीक है, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर द सेम, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब क्या बोला गया, आप ट्राई करो कि आप एक स्क्रिप्ट लिखो और आप क्या कर सकते हो, ये सारे जो पॉइंट्स है उनकी हेल्प ले सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, जनरली कि फंक्शन किस चीज के बारे में है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जिस्ट दोगे कि क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। फिर एक वेलकम स्पीच होगी। वेलकम स्पीच कौन देगा, जनरली जो गेस्ट होंगे। फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट, जनरली प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं। फिर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प, फिर एक वेलकम सॉन्ग होगा। फिर मेन इवेंट्स होंगे जैसे गाना बजाना होगा, सिंगिंग होगा, डांसिंग होगा, ये सारी चीज। और फिर लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स। अब ये दिया इंट्रोडक्शन, मेन कंपेयर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर टुडे ऑन दिस एक्सट्रीमली स्पेशल ओकेजन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। ये देखो, अब अर्चना ने क्या किया, अर्चना ने इंट्रोडक्शन, एक खुद का भी इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही साथ अपने फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन दिया। फिर प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल वेलकम स्पीच हुआ प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। फिर लैंप लाइटनिंग हुआ, फिर वेलकम सॉन्ग आया गया, फिर स्किट हुआ। फिर स्किट होने के बाद अब हर एक परफॉर्मेंस के बाद आपको एक अप्रिसिएशन देना है, उनकी तारीफ करनी रहेगी, ठीक है, 2 लाइन आपको लिखनी रहेगी। फिर उसके बाद डांस हुआ तो डांस के बाद भी एक लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, वोट ऑफ थैंक्स होगा, जहां पर आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, आपकी ऑडियंस है, उन सभी को क्या थैंक यू क्या बोलोगे, कुछ इस तरह का आपका फॉर्मेट होता है। जनरली ये स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं भी आपको मना करूंगा कि मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में जनरली आपको प्रोवर्ब दिया रहेगा, आपको एक लाइन दी रहेगी और आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, बेसिकली जब भी जैसे एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे आपको जो पूरा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया रहेगा उसको 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना रहेगा। 3 पैराग्राफ में कंटेंट कैसे लिखने होंगे, सबसे पहला पैराग्राफ होगा जहां पर आप ये जो प्रोवर्ब दिया है, इस प्रोवर्ब का मीनिंग लिखो कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी कैन मेक आउट द डिफरेंस इन द साउंड इफ वी टैप एन एम्प्टी पॉट एंड अ फुल वन। First tap a metal pot full of water, it will make a soft dull sound. Tap a similar empty pot, it will make a loud ringing sound. Thus, an empty vessel makes the most sound. अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अगर एक खाली बर्तन को हम आवाज करें तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, लेकिन वही एक भरे हुए बर्तन को करें तो आवाज कंपेरेटिवली बहुत कम कर रहा है। तो वही चीज है कि empty vessels make a more sound। अब वहीं पे अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके दूसरे पैराग्राफ में करें। This is the most superficial meaning. The deeper meaning is that a foolish or ignorant person is the one who talks the most or is most noisy. ठीक है, he creates a lost of words. However, constant empty chapter is a sure sign of an empty head. A man who is knowledgeable and full of learning and wisdom generally follows the rule of being silent. समझ में आ गया क्या बोला गया है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है, ठीक है, जो गधा होता है, वो बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत ज्यादा बात करता है, वही कंपेरेटिवली एक समझदार बंदा रहेगा। वो समझदार बंदा कभी भी ज्यादा बात करता नहीं है, वो अपने एनर्जी को, अपनी पावर्स को क्या स्टोर करके रखता है कि वो अच्छी तरह यूज कर सके, ठीक है। उसे पता हो कि शांत रहना ही एक बहुत अच्छी चीज होती है। फिर लास्ट में अब आपको क्या लगता है, द स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। क्या बोला गया, स्पीच अगर बोलना एक सिल्वर है तो साइलेंस क्या एक गोल्डन है, ये चीज बोलेंगे।
As Mark Twain humorously puts it, it is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all the doubt. अब क्या हो गया, सबसे पहली चीज मार्क ट्वेन क्या कहते हैं, मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज आप शांत रहो, लोगों को समझ नहीं तो आप गधे हो, क्या आप गधे हो, और जब लेकिन आप जब ओपन करो तो उनके सारे डाउट्स क्या आप निकाल दो। क्लियर हो गया, ये हमारा है। फिर आता है आपका रिव्यू और ब्लॉग राइटिंग या फिर अपील। मैं यहाँ पे रिव्यू आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि रिव्यू बहुत इजी है। आपको एक बुक की रिव्यू और एक मूवी की रिव्यू प्रिपेयर करके रखनी है, आइदर एग्जाम में बुक रिव्यू आएगा या फिर मूवी रिव्यू आएगा, उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। अब देखो रिव्यू राइटिंग में हमेशा दो चीजें आएंगे, एक फिल्म का आएगा या फिर एक बुक का आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, राइट अ रिव्यू ऑफ फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहली चीज कैरेक्टर का नाम लिखना है, स्टोरी क्या थी, थीम क्या था फिल्म का, वो स्पेशल फीचर्स क्या थे, म्यूजिक डांस सॉन्ग कैसा था, ठीक है, आपको फिल्म अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, और क्या दूसरों को करनी चाहिए देखनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है रिव्यू ऑफ द फिल्म पद्मावत, पद्मावत का मैंने लिखा हुआ है। अब सबसे पहली चीज कहानी, ये क्या एक हिस्टोरिकल फिल्म है जो 13th सेंचुरी पे बेस्ड है इंडिया के, ठीक है। क्वीन पद्मावती हैप्पीली मैरिड हुई थी क्या, एक राजपूत रूलर जिनका नाम क्या था, रतन सिंह, ठीक है। तभी उनकी जिंदगी में एक अलाउद्दीन खिलजी करके एक बहुत ही सुल्तान आता है, खतरनाक सुल्तान आता है, ठीक है, जो उनके जिंदगी में और उनके किंगडम में एंटर हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको जो क्वीन पद्मावती थी उनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था। खिलजी पद्मावती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। जो फिल्म थी वो कभी रिलीज हुई 2018 में, और ये ह्यूज हिट थी और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। देखो सीधा सीधा सबसे पहले शॉर्ट 2 लाइन में फिल्म किस चीज के बारे में थी उसके बारे में बता दिया गया। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि फिल्म कभी रिलीज हुई वो बताया गया, और सुपर हिट थी कि फ्लॉप थी उसके बारे में बताया गया, और बहुत सारे अवार्ड जीते उसके बारे में। अब कैरेक्टर्स के बारे में, मेन कैरेक्टर कौन थे, शाहिद कपूर थे जिन्होंने ब्रेव रतन सिंह का रोल प्ले किया था, दीपिका पादुकोण जो एक ब्यूटीफुल वेलियंट लॉयल रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था, रणवीर सिंह जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया, वहीं पे अदिति राव हैदरी थी और जिम शराब थे जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे। फिल्म जो अनडाउटली बिलोंग करती है रणवीर सिंह थे जिन्होंने फियर्स बार्बरिक खिलजी का लाइफ जो थी उनकी वो स्क्रीन पे उन्होंने पेश की, साथ ही साथ उनका जो सीक्रेट स्केड फेस था उन्होंने तो चांद चला गया। फिल्म साथ ही साथ मैसेज कन्वे करी थी बेवरी के, फेलियर का और प्राइड का, और साथ ही साथ ऑब्सेशन का, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं ना उसके बारे में। रतन सिंह एक ट्रू राजपूत थे, उन्होंने अपना वर्ड रखते हुए ही कीप्स हिज वर्ड टू द इविल खिलजी, उन्होंने अपने जो शब्द थे वो शब्द उन्होंने खिलजी के जो दिए थे खिलजी को रखते हुए किया। He knows that he is may lead to him to his death। अब उनको पता था कि अगर वह जबान रखते हैं तो हो सकता है कि उनकी मौत भी हो। पद्मावती अपनी प्योरिटी अपनी लॉयल्टी जो थी अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स वो मेंटेन करके रखती है। जो एंडिंग्स थी, जो एंडिंग तक ऑडियंस को वो क्या सीट पे क्या चिपका के रखी थी कि आगे क्या होने वाला है। अब कुछ हाई पॉइंट फिल्म के थे वो डांस, घूमर और खलीबली डांस जो था, म्यूजिक और सीनरी बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, इस चीज के बारे में बताया था। अब इसी तरीके से आपको करना, आप सीधी सीधी बात है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज लर्न कर लो, पोएम और पोएम मूवी का और एक बुक का, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग में कुछ नहीं करना है आपको। ब्लॉग राइटिंग में एक्चुअली आपको ये देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो यह है कि आपने देखा होगा जब सर्च बार होता है, जब कभी कोई सर्च करते हो तो ऊपर आपको बहुत अलग अलग टैब्स आते हैं, तो आप जब ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो तो आपको वो सारे टैब्स भी क्या ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन है इसमें मत जाओ, ठीक है, आपको रिव्यू ही ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस आपको क्या देखना है, रूल्स आर राइट अप, यहाँ देखो फॉर्मेट बता देगा। सबसे पहली चीज आपको करेक्ट फॉर्मेट यूज करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी देनी है, कंक्लूडिंग देना है, सेम चीज 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज जो भी टॉपिक लेगा उसका टॉपिक का टाइटल दो, फिर उसके बाद आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है कि टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा जो पार्ट लिखना है उसके बारे में आप थोड़ा और ब्रीफ में क्या करो, समझाओ लोगों को। और तीसरी चीज आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है कि चीजें क्या हो सकती है। पैराग्राफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और छोटे छोटे सेंटेंस यूज क्या करने चाहिए। जैसे लिखा आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बी वन। However, this does not mean that I am blind to faults of the Indians. One of the most significant ones being our desire for breaking rules and our glee and on our success। क्या बोला गया है, बोला ये गया कि देखो मैं बहुत ही प्राउड इंडियन हूँ लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं जो इंडियंस के जो फॉल्ट्स है उनको क्या कर सकूँ, नकार सकूँ। देखो इंट्रोडक्शन दिया, कितना भारी इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी भी डेवलप कंट्री में अगर रोड पे कोई भी एग्जीबिशन या फिर कहीं पे भी आप बोला गया डू नॉट एंटर, तो वहां पे आप देखोगे कि कोई भी एंटर होता नहीं है। लेकिन इंडिया में कुछ चीज अलग होती है, अगर कहीं पे लिखा गया डू नॉट एंटर तो इंडियंस बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे इसका ऑपोजिट करना चाहिए और मुझे अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अब ये मेन कंटेंट है, फिर लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश की। अपील राइटिंग सेम चीज है, अपील में भी अबाउट द डोनेशन हो सकता है, सोशल एक्टिविटी के बारे में हो सकता है, अवेयरनेस के बारे में हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टाइटल दिया जाएगा, उसको एक बॉक्स में आपको डालना रहेगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या दिया, प्रिपेयर एन अपील टू मेक अ जनरल पब्लिक अवेयर अबाउट द आई डोनेशन,
ठीक है, मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव स्लोगन, मेक अ परसुएसिव अपील मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ आई डोनेशन, एड योर ओन आइडियाज। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ड्राइंग किया गया, आइस की ड्राइंग की गई है, आइस की ड्राइंग की गई है। यहाँ पे स्लोगन लिखा है गिफ्ट योर आइज गिफ्ट लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिन अ लाइफ विदाउट आइज, इमेजिन अ लाइफ विदाउट विजन, hundreds go through life unable to enjoy the beauty of the world. If you donate your eyes, at least 2% will be able to see of the rest of their lives. अब क्या बोला गया, देखो यहाँ पे एक शॉर्ट सा पोएम लिखा गया, अट्रैक्टिव पोएम लिखा गया है, फिर उसके बाद अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई है, फिर उसके बाद देखो प्लीज अटेंड बोला गया है, आई डोनेशन अवेयरनेस सेमिनार, कहाँ पे, कॉलेज ग्राउंड पे, कभी है संडे को, डेट क्या है 19 दिसंबर और टाइम क्या है 8 AM क्या यहाँ पे दिया। मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करो, इंटरव्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, स्पीच और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में से दोनों में से कोई आप एक अटेम्प्ट कर सकते, जो भी आपको अच्छा लगे। और लास्ट में मेरा रिव्यू रहेगा, टाइम सेविंग भी रहेगा और आपके लिए चीजें बहुत अच्छी भी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे आपको पूरा का पूरा जो 12 राइटिंग्स के लिए 12 के 12 राइटिंग्स मैंने समझाई हुई है, ठीक है। देखो मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लेंथी वीडियो बनाऊं और चीजें कवर करो। अगर आप एक यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम रहता है कि बंदे अगर जितना ज्यादा वीडियोस देखते हो उतनी चीजें जल्दी, लेकिन मेरा ये नहीं रहता, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। बस मेरा एक आइडिया था जो था मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर इस पे अलग अलग पे की डिटेल वीडियोस बनाओ तो मैं वो भी बनाऊंगा, मेरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, रोज 1:30 बजे मेरी वीडियोस आती है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो प्रदीप रिलेवेंट अकेडमी पे, जहाँ पे मैं इंग्लिश के हर एक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड चीजें आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।